हाय गाइस, दिस इज़ वेद और एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एमसीक्यू लेकर के। आज का जो हमारा एमसीक्यू है वो 5th नंबर का है। और हमारा आज का टॉपिक है फिलिप्स कर्व एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। फ्रेंड्स, इससे पहले कि आज का सेशन मैं शुरू करूँ, आप लोगों से मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि अभी तक मेरा 1 से लेके 4th तक का जो एमसीक्यू है वो लगाया हुआ है? जितने लोगों ने किया है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो सिंसियर हैं, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, और कितने लोग हैं ऐसे जो सिर्फ थ्योरी की वीडियो देख के छोड़ दे रहे हैं। क्योंकि जो लोग थ्योरी की वीडियो देख के छोड़ दे रहे हैं वो खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप एमसीक्यू नहीं लगाओगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा नहीं। ठीक है। और एमसीक्यू में मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा भी बताता हूँ, ऐसे नहीं है कि एमसीक्यू में आपको कुछ मिलता नहीं है। एमसीक्यू में आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही होते हैं, प्लस कुछ नए कॉन्सेप्ट भी आपको पता चलते हैं। तो आपको एमसीक्यू लगाना बहुत ज़रूरी है, तो बिल्कुल इसको फॉलो करते रहिए मेरे सारे एमसीक्यू। अदरवाइज़ फिर आप समझ लो कि फिर 2-3 मार्क्स से पीछे रह ही जाओगे। ठीक है, एमसीक्यू लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो हमारा एमसीक्यू है उसको आप करने से पहले फिलिप्स कर्व पे मैंने जो वीडियो बना रखी है और बैलेंस ऑफ पेमेंट पे जो मैंने वीडियो बना रखी है वो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो की लिंक मैंने दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो पहले जाओ वहाँ पे वीडियो देखो, थ्योरी अच्छे से समझो, उसके बाद ये एमसीक्यू 5 लगाना। ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एमसीक्यू अगर लगा रहे हो तो सवाल पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज करो, खुद का दिमाग लगाओ, फिर सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर नहीं होता सॉल्व उसके बाद तो मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा ही। ठीक है। एंड ये जो मैं आपको एमसीक्यू क्यू करा रहा हूँ इसका भी आपको पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो। उस पीडीएफ का पासवर्ड वीडियो के बीच में मैंने कहीं डाल रखा है, तो आप वीडियो पूरा देखो, बीच में कहीं पासवर्ड है, पासवर्ड नोट करो, पीडीएफ डाउनलोड करो, फिर खोल के आप पीडीएफ देख सकते हो। ठीक है। तो चलो गाइज, आप ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है फिलिप्स कर्व पे है। द फिलिप्स कर्व इज द ग्राफिकल डिपिक्शन ऑफ द ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड आउटपुट, negative relationship between inflation and CPI, negative relationship between inflation and unemployment, negative relationship between unemployment and output, या फिर नोटा। कौन सा होगा? आंसर इज सी। फिलिप्स कर्व जो है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है। एज यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर डिपिक्ट्स inflation. This y-axis depicts inflation and x-axis depicts unemployment. So there is a negative relationship between inflation and employment. This is why this curve, Phillips curve, is sloping downwards like hyperbola. Okay, so if the inflation rises, unemployment reduce. If the inflation reduced, unemployment increases. ठीक है। तो there is a negative relationship between both. If one rises then other decreases. Okay. Then second is an increase in the expected rate of inflation will cause Phillips curve to shift down, B will cause Phillips curve to shift up, C will cause inflation rate unemployment rate combination of the move to up to the left along the Phillips curve will cause the inflation rate unemployment rate combination to move down in the right along with the Phillips curve, या फिर नोटा। बताओ। इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है। अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन अगर बढ़ने वाला है तो फिलिप्स कर्व अपवर्ड की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर में भी बता रखा है कि शॉर्ट टर्म में तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ता नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि जब आप यहाँ से यहाँ मूव करते हो फिलिप्स कर्व के लॉन्ग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अपवर्ड इन्फ्लेशन की तरफ, तो होता क्या कि लॉन्ग टर्म में ना जो मजदूर होते हैं वो अपना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ा लेते हैं। ठीक है। वो ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि नेक्स्ट जो ईयर आएगा उसमें इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा। इस वजह से क्या होता है कि फिलिप्स कर्व जो है ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है। तो आप यहाँ से देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये चीज़ होती है। देन थर्ड क्वेश्चन इज
द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व इज वर्टिकल, which indicates A, that in the long run there is no trade off between inflation and employment. Option B, that in the long run there is no trade off between inflation and the price level. Option C, that in the long run the economy returns to a 4% level of inflation. Option D, that in the long run economy returns to the 4% level of the unemployment. आंसर ऑप्शन ए एंड डी। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए एंड डी सही होगा। क्यों? क्योंकि इन द लॉन्ग रन देर इज़ नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। लॉन्ग टर्म में जो फिलिप्स कर्व होती है वो एक सीधी लाइन बन जाती है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो ये लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है, ये बिल्कुल सीधी लाइन बन गई है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि एक ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे इन्फ्लेशन के कई सारे लेवल हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई ट्रेड ऑफ तो रहा ही नहीं। ट्रेड ऑफ का मतलब ये होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि हाँ, तो एक बढ़ ही नहीं रहा है, एक तो कांस्टेंट है, दूसरा बढ़ रहा है, घट रहा है। तो ऐसा कोई ट्रेड ऑफ रहा नहीं इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। तो ये पहली चीज़ ए सही है। और दूसरा क्या, इन द लॉन्ग रन ऑप्शन डी, इन द लॉन्ग रन इकॉनमी रिटर्न्स टू द 4% लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये 4% लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे हमेशा बनी रहती है, जो कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें सही होंगी। ठीक है, ये आप यहाँ इस ग्राफ से भी देख सकते हो। ठीक है, ये लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है, बिल्कुल वर्टिकल है, और ये जो लेवल है ना, ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और ये होती है 4% के करीब। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ द एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट, तो क्या होगा। ए, द इकोनॉमी मूव्स अप एंड टू द लेफ्ट along the short run Phillips curve. Option B, the economy move down and to the right on the short run Phillips curve. Option C, the economy moves up the long run Phillips curve. There is no impact on the Phillips curve. Option D, Phillips curve shift upwards. बताओ क्या होगा अगर एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा तो क्या होगा। बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, क्योंकि इस पे मैंने आपको कुछ बताया नहीं था, तो इसलिए तो मैंने कहा कि ये नया कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। तो देखो होगा क्या कि जब भी एग्रीगेट डिमांड लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, प्राइजेस जो है डाउन हो जाएंगे। प्राइजेस क्या हो जाएंगी, डाउन हो जाएंगी। पहले एग्रीगेट सप्लाई ये था, तो इस लेवल पे यानी कि ए पॉइंट पे आपका इक्विलिब्रियम था, प्राइस क्या थी, पी ए थी। ठीक है, जैसे ही लेफ़्ट की तरफ एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हुआ, क्या हुआ, प्राइसेस जो हैं वो घट गई। ठीक है, और आउटपुट भी घट गया। प्राइसेस तो घटी, आउटपुट भी घट गया। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आप यहाँ देख रहे हो कि प्राइस लेवल ये हो गया। तो अब इस चीज़ को आप फिलिप्स कर्व के ऊपर करस्पॉन्ड लेवल देख लो। ठीक है, तो जब पी ए था प्राइस लेवल, तो ये फिलिप्स कर्व के इस पॉइंट पे था। अनएम्प्लॉयमेंट उस समय इस लेवल पे थी, इस लेवल पे। बट जैसे ही प्रोडक्शन घटा, यहाँ आउटपुट भी तो आपका घट गया ना। आउटपुट कब घटेगी, आउटपुट तब घटेगी कि जब कुछ मज़दूरों को निकाल दिया जाए फैक्ट्री में से, तो आउटपुट घटेगी। ठीक है, आउटपुट घटेगी तो क्या होगा, सप्लाई भी घटेगी। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि प्राइजेस बढ़ गए हैं, घट गए हैं, प्राइजेस घट गए, नीचे डाउन की तरफ चले गए हैं। तो प्रोडक्शन अगर कम होगा, सप्लाई भी कम होगी, तो प्राइसेस डाउन हो जाएंगे। तो ये ए से बी की तरफ ये मूव करेगा अलोंग द फिलिप्स कर्व, और अनएम्प्लॉयमेंट देख रहे हो कि यहाँ बढ़ गई है। ठीक है, तो कौन सा इसमें से ऑप्शन होगा, ऑप्शन द इकॉनमी मूव डाउन एंड टू द राइट ऑफ द शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, ऑप्शन बी ये होगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। अब चलो क्वेश्चन नंबर 5, when the economy is on the long run Phillips curve, we know that option A, economy is in full employment, any rate of inflation
could be consistent with the current rate of unemployment. Option C, economy is at natural rate of unemployment. Option D, B and C, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ऑप्शन डी। वो इस वजह से क्योंकि जब लॉन्ग रन आप जब फिलिप्स कर पे जाओगे एक मिनट, जब आप ये लॉन्ग रन के फिलिप्स कर पे जाओगे ना, तो ये 4% रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरल एम्प्लॉयमेंट वो बनी रहती है। ठीक है, ये बात तो मैंने आपको बता दी। दूसरी चीज़ ये कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में ट्रेड ऑफ हो जाता है, ट्रेड ऑफ ख़त्म हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये। और तीसरी बात ये कि इस लेवल पे जो ना, इस लेवल पे जब लॉन्ग रन अनएम्प्लॉयमेंट, जब लॉन्ग रन फिलिप्स कर होता है, उस टाइम पे इकॉनमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे होती है। ठीक है, अब ये बात आपको थोड़ी बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही होगी कि मैंने ये भी कहा कि 4% रेट ऑफ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट और फुल अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हो सकती है? मैंने कहा ये बिल्कुल हो सकती है क्योंकि फिलिप्स कर्व में जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफ़ाइन किया गया है वो इस तरह से डिफ़ाइन किया गया है कि नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो होती है जो कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये कि जो कि टेम्पोरली अनअवेलेबल होती है। तो लॉन्ग रन ये जो फिलिप्स कर्व में फुल एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है, इसका मतलब ये होता है कि इकॉनमी में जितनी जॉब अवेलेबल है वो सारी की सारी वैकेंसी फिल हो चुकी है, सारी जॉब्स की वैकेंसी फिल हो चुकी है जितनी अवेलेबल है। और जो नॉन अवेलेबल हैं, यानी कि जो 4% नॉन अवेलेबल है, वो फ्रिक्शनल रीज़न की वजह से है। फ्रिक्शनल रीज़न उनको कहते हैं, फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल रीज़न उनको कहते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, पेपर वर्क से कंप्यूटर वर्क पे वर्क कल्चर शिफ्ट हुआ, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे क्योंकि उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता। तो ये हो गया फ्रिक्शनल रीजन। ठीक है, और स्ट्रक्चरल रीजन वो कि जैसे मान लो कि कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी आ गई, या फिर मान लो कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं होगा तो आप कैसे एम्प्लॉय करोगे? ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो वो स्ट्रक्चरल रीज़न हो गया। ठीक है, तो ये तीनों सही होंगे कि इकॉनमी फुल एम्प्लॉयमेंट में भी होगी, इन्फ्लेशन कुड बी कंसिस्टेंट विद एनी रेट ऑफ करंट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे इन्फ्लेशन कंसिस्टेंट होगी, कितना भी बढ़ जाएगी कितने भी घट जाएगी। ठीक है, इकॉनमी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे होगी, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। द शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व शिफ्ट अपवर्ड, जो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व है वो अपवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। कब होगी? ऑप्शन ए, द एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट, द एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट, देयर इज ए फॉल इन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, देयर इज ए राइज इन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। ऑप्शन ई, ए एंड डी। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। पहले भी ये सवाल मैं पूछ चुका हूँ, ये मैंने घुमा के पूछा। ठीक है, ये मैंने घुमा के पूछा। सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगेगा जो मैंने पहले बताया था। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन अगर राइज होगी तो फिलिप्स कर्व ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। अब चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। The short run Phillips curve seems to break down once again in 1990s. A possible explanation for the breakdown is option A, an increase in the inflation expectation, an increase in the labor productivity, surge in oil prices, surge in supply of labor, E, none of the above. आंसर होगा इसका बी। 1990s में क्या होता है ना, टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी। ठीक है, इस वजह से शॉर्ट रन जो फिलिप्स कर्व है वो ब्रेक डाउन हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 8। अभी देखो यहाँ से बैलेंस ऑफ पेमेंट के सवाल शुरू हो रहे हैं। द बैलेंस ऑफ पेमेंट
द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग आइडेंटिटी विच सेज दैट द कैपिटल फिल खाली स्थान फ्रॉम विच द कंट्री मस्ट इक्वल टू दी अनदर कंट्री। अब ये फिलअप करिए आप, ये दोनों फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको। आंसर होगा इसका सी, द बैलेंस ऑफ पेमेंट is an accounting identity which says that the capital outflow from the one country must equal to the capital inflow to the other country। ठीक है, यानी कि कैपिटल एक कंट्री का जो कैपिटल आउटफ्लो होगा वो दूसरी कंट्री का कैपिटल इनफ्लो होगा, उसके बराबर होगा। अकाउंटिंग में यही कहा जाता है कि एक का जो आउटफ्लो होगा दूसरे का इनफ्लो के बराबर होगा। Which of the following is something a country does with the dollars which if they get from the selling product of to the US? एक कंट्री क्या करेगी जब उसको अपने प्रोडक्ट को यूएस को सेल करने के बाद कुछ डॉलर्स मिलेंगे, तो वो इनमें से क्या करेगी? यूएस ट्रेजरी बाई करेगी, यूएस कंपनी में इन्वेस्ट करेगी, यूएस के गुड्स एंड सर्विसेज बाई करेगी, ऑल ऑफ द अबव करेगी या फिर नॉन ऑफ द अबव करेगी? आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अगर कोई कंट्री अपना सामान यूएस को बेचती है, अपना सामान और सर्विसेज यूएस को बेचती है और उससे उसको अगर डॉलर मिलता है, तो वो ये तीनों काम करेगी। वो यूएस का ट्रेजरी बिल भी खरीदेगी, वो यूएस के कंपनी में इन्वेस्ट भी करेगी, वो यूएस के गुड्स और सर्विसेज खरीदेगी भी। तो ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, क्योंकि फॉरेन करेंसी का काम ही यही होता है कि फॉरेन कंट्री में आप क्या कहते हो, ट्रेजरी बिल खरीदो, वहाँ की कंपनीज में इन्वेस्ट करो या फिर वहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ए करेंट अकाउंट डेफिसिट merely means that a country V more than V, क्या होगा? करेंट अकाउंट डेफिसिट कब होती है? याद करो, करेंट अकाउंट डेफिसिट कब होती है? करेंट अकाउंट डेफिसिट तब होती है जब इंपोर्ट आपके एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो एक करेंट अकाउंट डेफिसिट मीन्स ए कंट्री वी एक्सपोर्ट मोर देन वी इंपोर्ट। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि आप यहाँ इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, एक्सपोर्ट कम कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एक्सपोर्ट, यहाँ हो जाएगा इंपोर्ट। ए फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंटेल्स चेंज इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द कंट्री मेकिंग द इन्वेस्टमेंट। ए नेगेटिव, बी ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, नो, ए अनसर्टेन या फिर नॉन ऑफ द अबव। अगर कोई फॉरेन कंट्री चेंज इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द कंट्री मेकिंग द इन्वेस्टमेंट, अगर कोई कंट्री कहीं फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करती है तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्या क्या रजिस्टर होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, कोई रजिस्टर नहीं होगा या फिर अनसर्टेन होगा? बताओ। यहाँ पे होगा नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि जब आपके यहाँ से कैपिटल आउटफ्लो होता है ना, कैपिटल आउटफ्लो हो गया, मान ली कि आपकी कंट्री ए है, आपने कंट्री बी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो कंट्री बी के लिए पॉजिटिव हो जाएगा कैपिटल में और आपकी कंट्री में नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आपके कैपिटल अकाउंट में नेगेटिव होगा, उसके कैपिटल अकाउंट में पॉजिटिव होगा, तो यहाँ क्या होगा आंसर? ए नेगेटिव। ओके, पासवर्ड ये आप लोग नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 12, वी आर इन द कैपिटल अकाउंट खाली स्थान व्हेन मोर कैपिटल फ्लोज इन द कंट्री इनटू द कंट्री देन फ्लोज आउट ऑफ द कंट्री। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में कौन सी सिचुएशन होगी? जबकि कैपिटल
कैपिटल फ्लो, इन कैपिटल का इनफ्लो और आउटफ्लो, ठीक है। जब कैपिटल का इनफ्लो ज़्यादा हो और कैपिटल का आउटफ्लो कम हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्या होगा बताओ? सरप्लस होगा, डिफिसिट होगा, स्टेलाइजेशन होगा, कंट्रोल होगा, या फिर A&D होगा? आंसर इज ए। जब भी आपका कैपिटल इनफ्लो ज़्यादा होता है कैपिटल आउटफ्लो से तो आपकी करंट अकाउंट जो क्या हो गया, वो कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, वो सरप्लस में हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, मिलिट्री एड टू फॉरेन गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ खालिस्तान इन द BOP। मिलिट्री एड टू फॉरेन गवर्नमेंट किस चीज़ में आता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट, विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र अकाउंट या शॉर्ट टर्म कैपिटल अकाउंट? द आंसर इज यूनिलेटरल ट्रांसफ़र अकाउंट। एज यू कैन सी फ्रॉम द चैप्टर ऑफ माई ऑन BOP, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र में क्या क्या आता है? इकोनॉमिक एड्स, ग्रांट्स, मिलिट्री एड, गवर्नमेंट टू प्राइवेट, ग्रांट्स, पेंशंस, प्राइवेट ट्रांसफ़र में रिमिटेंसेस एंड गिफ्ट्स आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इनकम फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड साइंटिफिक एंड टेक्निकल एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड इन विच अकाउंट? लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट, विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र अकाउंट, शॉर्ट टर्म कैपिटल? बताओ। ये आता है आपका इनविजिबल ट्रेड में। आपने मेरा अगर चैप्टर देखा होगा तो उसमें मैंने बता रखा था कि जो सर्विसेज का अकाउंट है या फिर इनविजिबल ट्रेड है उसमें कौन कौन सी कैटेगरी इंक्लूड होती है। शिपिंग होती है, फ्रेट एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, होटल्स, ट्रांसपोर्ट्स, लीगल सर्विसेज, कंसल्टेंसी, देन इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, साइंटिफिक एंड टेक्निकल एक्सचेंज, इंटरनेशनल टूरिज्म, प्रॉपर्टी एंड पेटेंट रिलेटेड पेमेंट्स, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये इनविजिबल ट्रेड आ जाएगा आपका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्राइवेट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आर रिकॉर्डेड इन विच अकाउंट? लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट, विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, यूनिलैटरल ट्रांसफर अकाउंट, शॉर्ट टर्म कैपिटल अकाउंट? आंसर इज ए, लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट। लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है? प्राइवेट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आता है, गवर्नमेंट लोन टू फॉरेन गवर्नमेंट्स आती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, स्मगलिंग एंड इलीगल सीक्रेट कैपिटल मूवमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन विच अकाउंट? कैपिटल अकाउंट, विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, यूनिलैटरल और शॉर्ट टर्म कैपिटल? ये होगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल अकाउंट में आता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है? ये स्टैटिस्टिकल एंड रिकॉर्डिंग एरर, स्मगलिंग, इलीगल एंड सीक्रेट कैपिटल मूवमेंट एंड इम्परफेक्ट एस्टिमेशन प्रोसीजर्स। क्वेश्चन नंबर 17, बैंक डिपॉजिट एंड अदर शॉर्ट टर्म पेमेंट्स एंड क्रेडिट अरेंजमेंट्स कम्स अंडर विच कैटेगरी? लॉन्ग टर्म, विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, यूनिलैटरल, शॉर्ट टर्म कैपिटल? ये होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल अकाउंट में वो आता है, क्योंकि जो बैंक डिपॉजिट्स होते हैं और जो भी शॉर्ट टर्म पेमेंट होते हैं ना, उनको ट्रैक करना भी बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो ट्रैक आप कर नहीं पाओगे, इस वजह से ये इनका नेचर लॉन्ग टर्म होते हुए भी इनको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल अकाउंट में हम कर देते हैं, क्योंकि इनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। क्वेश्चन नंबर 18, गोल्ड स्टॉक्स विद द RBI and IMF countries foreign exchange reserve, drawing rights of the member country with the IMF, credit arrangement between the countries, ये सब किन चीज़ों के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं? लॉन्ग टर्म के, विजिबल, इनविजिबल, इंटरनेशनल लिक्विडिटी या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल अकाउंट? आंसर इज डी, इंटरनेशनल लिक्विडिटी अकाउंट। आप यहाँ देखो इंटरनेशनल लिक्विडिटी अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? गोल्ड स्टॉक विद दी RBI एंड IMF, कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ड्राइंग राइट्स ऑफ द मेंबर कंट्रीज विद दी IMF, क्रेडिट अरेंजमेंट बिटवीन द कंट्रीज कैपेसिटी टू बोरो द मनी borrow from the money markets
फ्रॉम द अनदर कंट्री, और फिर एक्यूमुलेशन फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इकोनॉमीज दैट हैव बोथ फिजिकल डेफिसिट एंड करेंट अकाउंट डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट प्लस करेंट अकाउंट डेफिसिट, सी ये दोनों अगर साथ में होंगे तो इसको, इस चीज़ को क्या बोला जाएगा? एक्यूमुलेटिव डेफिसिट, टेन डेफिसिट, सरचार्ज डेफिसिट, स्विंग डेफिसिट, अनबैलेंस डेफिसिट। द आंसर इज ट्विन डेफिसिट। इन्फ्लेशन इन होम कंट्री कैन रिजल्ट इन, अगर होम कंट्री में इन्फ्लेशन होगा तो इनमें से क्या क्या हो सकता है? बीओपी डेफिसिट, करेंट अकाउंट डेफिसिट, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, इंटरनेशनल लिक्विडिटी अकाउंट डेफिसिट, या फिर एएनसी। द आंसर इज एएनसी, बीओपी डेफिसिट और कैपिटल अकाउंट डेफिसिट हो सकता है। आपने अगर फॉरेक्स का मेरा वीडियो देखा होगा तो मैं उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे इन्फ्लेशन होने की वजह से एक करेंसी, जहाँ इन्फ्लेशन ज़्यादा है वो करेंसी क्या हो जाती है? डेप्रिशिएट हो जाती है। ठीक है, वो करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है। तो अगर करेंसी डेप्रिशिएट होगी, अगर इन्फ्लेशन आएगा तो क्या होगी? आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी। आपकी करेंसी डिप्रिशिएट हो जाएगी तो आपके एक्सपोर्ट जो है कम हो जाएंगे। ठीक है, आपके एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, आपका इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा? कैपिटल अकाउंट में डिफिसिट आ जाएगी। तो अगर कैपिटल अकाउंट में डिफिसिट आएगा तो बीओपी में भी डिफिसिट आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने कैन लिख रखा है, मतलब हो सकता है, होगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है, तो बीओपी डिफिसिट हो सकता है। तो आंसर इज एएनसी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, ये 20 क्वेश्चन थे आज के ये सेशन में। कैसा लगा आपको ये सेशन? आप मेरे को लिख के कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करो। तो चलो आपसे विदा लेता हूँ, टाटा बाय बाय।